प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैंने आपको ल्हासा की ओर पाठ के विषय में बताया था। आज मैं उसके प्रश्नोत्तर डिस्कस कर रहा हूँ। इन प्रश्नोत्तरों को आपको अपनी फेयर नोटबुक में बहुत ही साफ साफ, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। आप जो भी कार्य करें वो आपको फेयर नोटबुक में और ब्लू जेल पेन के साथ करना है। प्रश्न में भी ब्लू जेल पेन और उत्तर में भी ब्लू जेल पेन। नीले रंग की स्याही का प्रयोग करेंगे। जेल पेन दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हो नीले। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों? बच्चों, थोंगला में ठहरने के स्थान का मिलना न मिलना व्यक्ति के अपने निजी संबंधों के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान पाया जा सकता है। बिना ऊंचे संबंध और जान पहचान के यात्री को भटकना ही पड़ता है। दूसरी बात यह है कि तिब्बत के अधिकांश लोग शाम को 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते हैं। फिर उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं होती। इस समय इनसे किसी बात की अपेक्षा करना बेकार होता है। पहली यात्रा में लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु था, जिसकी वहां बहुत अच्छी जान पहचान थी। इसलिए भिखमंगे के वेश में होने के कारण भी ठहरने को अच्छी जगह मिल गई। जबकि दूसरी यात्रा में लेखक भद्रवेश में था। भद्रवेश यानी ठीक ठाक से पुरुषों का वेश, लेकिन क्योंकि जान पहचान नहीं थी तो दूसरी बार उन्हें जगह इस कारण से नहीं मिल सकी। दूसरा क्वेश्चन है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? बच्चों, यह घटना 1929-30 के आसपास की है। तो 91 साल पहले की बात है, एक सदी बीतने को है। उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई नियम कानून नहीं था। इसलिए लोग निसंकोच पिस्तौल, बंदूक आदि लेकर घूमते थे। दूसरी बात, डांडों के बीच अनेक निर्जन स्थान हैं, जहां सरकार व पुलिस का न तो कोई पहरा था, न कोई सुरक्षा प्रबंध। डाकू किसी को भी आसानी से मारकर साफ बच निकलते थे। यहाँ के डाकुओं की एक खराब बात यह थी कि वे पहले व्यक्ति को जान से मारते थे, उसके बाद उसकी तलाशी लेते थे कि कुछ रुपया पैसा है या नहीं। इसलिए यात्रियों को लूटने का भय नहीं रहता था, सिर्फ और सिर्फ अपने प्राणों का भय रहता था। ऐसी स्थिति थी। फिर लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से निम्नलिखित कारणों से पिछड़ा। पहला, लेखक का घोड़ा बहुत ही सुस्त था। दूसरा, लेखक रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत मार्ग पर चला गया था। उसे वहां से वापस आने में समय लगा। इसी कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया। भाई, एक तो घोड़ा सुस्त, ऊपर से गलत रास्ते पर निकल जाना, और जब पता लगा कि रास्ता गलत चुन लिया है फिर वहां से वापस आना। तो इसलिए लेखक जो है अपने साथियों से पिछड़ गया। हमारे जो लेखक हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने ल्हासा की ओर लिखा है, आज से 91 साल पहले घोड़ों पे, खच्चरों पे उन्होंने यात्रा की। और ये यात्रा उन्होंने उत्तराखंड में एक जगह है हरसिल,
वैसे उसका नाम हरिशिला है असली नाम, लेकिन फिलहाल उसको हर्षिल कहते हैं। यहाँ से आरंभ की, गंगोत्री जाने वाले मार्ग में वो है। और 91 साल पहले उस व्यक्ति की आप हिम्मत देखो कि वो गए और वहां से बौद्ध धर्म का विपुल साहित्य अपने साथ लेकर आए। उन्हें यूं ही महापंडित राहुल सांकृत्यायन नहीं कहा जाता। इसके लिए उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी और संस्कृत के अलावा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, रशियन, मतलब इस प्रकार से 9 भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था। इसलिए उन्हें महापंडित राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि उसे डर था कि वे वहां बहुत समय लगा देंगे। यदि ऐसा होता तो शायद लेखक को 1 सप्ताह तक उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। और दूसरी बार लेखक को वहां के मंदिर में रखी अनेक बहुमूल्य पुस्तकें मिल गई। वह एकांत में बैठकर उनका अध्ययन मनन करना चाहते थे, इसलिए उसने सुमति को अपने यजमानों से मिलने के लिए अनुमति दे दी। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वास्तव में कठिनाइयां तो बड़ी रही होंगी। उनमें से पाठ के आधार पर जो मुझे लगती है मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। वापसी के समय उसे रुकने के लिए अच्छा स्थान न मिला, इसलिए उन्हें गरीब के झोंपड़े में रुकना पड़ा। लेखक को अनेक बार डाकुओं के सामने दया की भीख मांगने का नाटक करना पड़ा, जिससे उनके प्राण बच जाएं। लेखक का घोड़ा उतराई के समय बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जिससे लेखक पिछड़ गया। लेखक को भार ढोने के लिए कोई भरिया कहते हैं पहाड़ी कुली, वो नहीं मिल सका। और सबसे जो कड़ी समस्या थी मेरे अनुसार, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो मुझे लगता है कि तिब्बत की कड़ी धूप का सामना करना पड़ा। बच्चों, पहाड़ों में एक विशेष बात है, सर्दी होगी वो भी कड़ी, और गर्मी होगी तो वो भी कड़ी लगेगी, क्योंकि आप सूरज के बड़े नजदीक होते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तिब्बत का तिंगरी प्रदेश विभिन्न जागीरों में विभाजित है। इनमें से अधिकतर जागीरें अलग अलग मठों के अधीन हैं। मठ कहते हैं जैसे हमारे यहाँ आश्रम होते हैं, हिंदू धर्म में आश्रम, तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म के जो धार्मिक स्थान है उन्हें मठ कहा जाता है। जागीरों के मालिक खेती का प्रबंध स्वयं करवाते हैं, इसलिए उन्हें बेगार मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। खेती की सारी व्यवस्था एक भिक्षु के हाथ में होती है। ये भिक्षु तिब्बत की जनता में अन्नदाता राजा के समान आदर पाते हैं। तिब्बती समाज में छुआछूत, जात पात, पर्दा ऐसी कोई कुप्रथा नहीं है। कोई अपरिचित व्यक्ति भी घर के अंदर तक जा सकता है। घर की महिलाओं में सबके सम्मान करने की आदत है। हाँ, बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगों को चोरी के डर से वो अंदर नहीं आने देते। तिब्बत के लोग जान पहचान होने पर लोगों के ठहरने का अच्छा प्रबंध कर देते हैं, किंतु शाम के 6 बजे के बाद छंग पीकर वे मस्त हो जाते हैं और दीन दुनिया की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? मैं अब पुस्तकों के भीतर था। जाहिर सी बात है कि लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। वास्तव में हमारे लेखक की ये बहुत ही महान उस समय में प्रयास रहा, प्रयत्न रहा, और साहित्य के प्रति उनका अनुराग रहा, और भारतीय साहित्य को ढंग से समझा उन्होंने। इसके लिए कितना परिश्रम उन्होंने किया, इसकी एक झलक मात्र इस पाठ में मिलती है। अन्यथा अगर आप दूसरा कोई ग्रंथ पढ़ेंगे महापंडित जी का, तो आपको आसानी से पता लगेगा कि कितना उन्होंने इसके लिए
पेन लिया। वास्तव में ऐसे लोगों को हमारा शत शत नमन। आगे की बात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।